Eggs. Hell is wrong with you? Hey, I'm just trying to get. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम लेके आए हैं एक खतरनाक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी जिसका नाम है स्केची। तो चलिए जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में लेक साइड टाउन को दिखाते हैं। इस लेक में कई लग्जूरियस याच दिखाई पड़ती हैं। याच यानी अमीर लोगों की नैया। तो एक याच में 4 बिजनेसमैन बैठकर बात कर रहे होते हैं। उनमें एक का नाम वॉलेस है और इसका नेचर है कि ये अपने फायदे के लिए दोस्तों को भी धोखा दे सकता है। वो एक नया स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आइडिया देता है, लेकिन उसके दोस्त उसे खूब जानते हैं और साफ कह देते हैं कि हम तेरे जाल में नहीं फंसने वाले, और ये कहकर वे चले जाते हैं। फिर वॉलेस अपनी फ्रस्ट्रेशन याच पर काम करने वाली लड़की विकी पर उतारता है कि बियर लाने में कितनी देर लगाओगी। वो बियर लेकर आती है तो अचानक वॉलेस नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे तड़पने लगता है। उसके हाथ पैर खुद ही मरोड़कर टूटने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो कुचले हुए कागज की तरह पड़ा होता है। विकी को दिखाते हैं जो घबरा कर चिल्लाती है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर इसके हाथ पैर कौन तोड़ रहा है। कुछ ही देर में वहाँ पर 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पहुँचते हैं। एक है मूवी का हीरो नाथन और दूसरी कहानी की हीरोइन ऑड्री। जब वे स्पॉट पर पहुँचते हैं तो वॉलेस को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। पता नहीं उसकी जान बची भी है या नहीं। स्पॉट पर एक डॉक्टर भी आती है जो बताती है कि वॉलेस की हड्डियां 90 डिग्रीज एंगल की मेजरमेंट से तोड़ी गई हैं। ऐसे कैलकुलेट करके कौन मारता है भाई। नाथन और ऑड्री को भी यही डाउट होता है। अब ऑड्री देखती है कि वॉलेस के घाव पर काला पेस्ट जैसा कुछ लगा हुआ है। तभी डॉक्टर कहती है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाकर चेक करूंगी कि ये काला पदार्थ है क्या। अब दोनों इन्वेस्टिगेटर्स अपना काम शुरू करते हैं। ऑड्री याच के ओनर रिचार्ड से पूछताछ करती है। वो बताता है कि उस वक्त वॉलेस के पास वेट्रेस विक्की के अलावा और कोई नहीं था। दरअसल अमीर लोग याच को हायर करते हैं और वहीं शराब पीकर दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। मैं तट से वॉल और उसके साथियों को देख रहा था। चारों दोस्त बैठकर बात कर रहे थे। जब वॉलेस के साथी चले गए उसके बाद ही वॉलेस के साथ ये सब कुछ हुआ होगा। इसके बाद नाथन और ऑड्री मिलकर याच की वेट्रेस विक्की से पूछताछ करते हैं तो वो बार बार यही कहती है कि वॉलेस खुद ही जमीन पर गिर गया और अपने हाथ पैर मरोड़ने लगा। ये कहकर वो रोने भी लगती है। और ये है विक्की के पापा जिनका नाम है एलेक, और ये है जिमी जो कि विक्की का मंगेतर है। ये तीनों मिलकर याच पर काम करते हैं। एलेक को पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है, इसलिए उसका पूरा परिवार इस याच को मेंटेन करने का काम करता है। अब जिमी कहता है कि ये कोई जादू टोना जैसा काम लगता है। इन तीनों से बात करके नाथन और ऑड्री को लगता है कि ये केस नहीं खिचड़ी है, कोई कुछ भी साफ साफ बता नहीं रहा होता है। नाथन थोड़ा सीरियस टाइप का आदमी है, लेकिन ऑड्री एकदम चुलबुली है और बड़े जोश के साथ इस केस को आगे बढ़ाती है। वो कहती है कि विक्की ने ये काम नहीं किया होगा, क्योंकि एक आदमी के हाथ पैर इस तरह 90 डिग्रीज एंगल पर मोड़कर हड्डियां तोड़ना उसके बस की बात नहीं। बोर्ड पर भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए ऑड्री? वो सीरियस होकर कहती है कि इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि सबसे पहले हमें रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है यार। इस तरह ऑड्री अपनी जिंदा दिली का डेमो देकर नाथन को अपने फ्रेंड ड्यूक के रेस्टोरेंट में लेके जाती है। तभी वॉकी टॉकी पर उन्हें मैसेज आता है कि दूसरी जगह पर किसी का खून हुआ है, और वो भी हाथ पैर मरोड़कर, बिल्कुल पहले केस की तरह। बेचारी ऑड्री भूखे पेट बड़बड़ाकर जाती है कि ये भी कोई जीना है। फिर वे एक रियल एस्टेट कंपनी में पहुंचते हैं। वहाँ जोई नाम के आदमी की लाश पड़ी होती है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि इस आदमी को ब्रेड स्लाइस की तरह मेजर करके वर्टिकली काटा गया है। यार ये हो क्या रहा है इस टाउन में? पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर इस छोटे टाउन में सीरियल किलर पैदा होने लगे तो 2-3 दिनों में तो पूरा टाउन ही मर जाएगा। अब ऑड्री डांटती है कि यहाँ खून हो रहा है और तुम्हें चुटकुले सूझ रहे हैं। फिर वो पास की टेबल पर हाथ रखती है। वहाँ वही काला पदार्थ होता है। तो इस लाश को पहले किसी ने देखा? ऑड्री के इस सवाल के जवाब में पुलिस ऑफिसर एक आदमी की ओर इशारा करता है, और ये तो विकी के पापा एलेक है। नाथन और ऑड्री एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये याच पर और अब यहाँ भी, ये एलेक यहाँ पर कर क्या रहा था? पुलिस ऑफिसर कहता है कि जोई की चीख सुनकर एलेक अंदर आया था और तब तक जोई की मौत हो चुकी थी। अब दोनों वहाँ के एक स्टाफ से जोई के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि जोई एक रियल एस्टेट एजेंट था। वो इस टाउन के गिने चुने अमीरों में से एक था और कई फ्रॉड वाले काम भी कर चुका था। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे फ्रॉड करना कोई अचीवमेंट है? खैर, नाथन को एलेक पर शक होता है क्योंकि वो दोनों स्पॉट्स पर मौजूद था, पर ऑड्री अलग ही एंगल से सोचती है। वो कहती है कि याच पर एलेक था, लेकिन हादसे के टाइम पर वो वॉलेस के पास नहीं था, और यहाँ पर भी वो जोई के पास नहीं था। जोई की चीख सुनकर यहाँ पर आया था। अरे तुम चाहती क्या हो? क्या एलेक के पास कोई ऐसी पावर है जिससे वो दूर से ही चीजों को इधर से उधर कर सकता है, या फिर दूर से यहाँ रखे हुए चाकू को उठाकर जोई के शरीर को चीर सकता है? अब उसकी बातें ऑड्री को एकदम वाहियात लगती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। ये कहकर दोनों एलेक्स से पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अचानक जोई चिल्लाने लगा। मैंने देखा कि वो खुद ही जमीन पर गिर गया और उसके शरीर पर चाकू के कटने के निशान हैं। मैं एकदम घबरा गया। वो बहुत ही सीरियस होकर बता रहा होता है, लेकिन ऑड्री उसे उकसाने की कोशिश करती है।
वो कहती है कि तुम अपनी बेटी से इतना काम करवाते हो और ऊपर से घर भी बेचना चाहते हो। बेटी के फ्यूचर के बारे में तुम्हें जरा भी फिक्र है कि नहीं? हमें तो तुम पर ही शक है। इस तरह वो एलेक को गुस्सा दिलाती है। एलेक बर्दाश्त की हद पार कर जाता है और टेबल पर जोर से पीटता है कि तुम लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नहीं, पागल हो। एक और शब्द कहा तो तुम्हारे सीनियर से कंप्लेंट कर दूंगा। अब नाथन ऑड्री को अकेले में ले जाकर पूछता है कि ये तुम क्या कर रही थी? वह बात यह है बेटा कि अगर एलेक के पास कोई पावर होती तो वो हम दोनों पर अपनी पावर यूज कर सकता था और हमारे टुकड़े कर देता, और अगर वो ऐसा करता तो पता चल जाता खून उसी ने किया। अब वो उसको डांटता है कि जब जिंदा नहीं रहेंगे तो पता चल के क्या फायदा। मजाक कर रही थी यार। अब पता चल गया कि एलेक के पास कोई पावर नहीं है। तभी उनको एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि दोनों स्पॉट पर उन्हें जो काला पदार्थ मिला था वो ग्रेफाइट का है, जो स्केच बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस छोटे टाउन में वैसे भी दुकानें बहुत कम हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट की सिर्फ एक ही दुकान होती है। अब नाथन और ऑड्री उस दुकान में जाकर पूछते हैं कि यहाँ पर स्केचिंग का ग्रेफाइट खरीदने वाले कस्टमर्स कौन कौन हैं। वहाँ की स्टाफ हंसकर कहती है कि वैसे तो यहाँ हम बिना बिल के काम चला लेते हैं, जीएसटी भी नहीं लगता, लेकिन स्केचिंग ग्रेफाइट जरा कॉस्टली आइटम है, इसलिए मैंने उसका बिल जरूर बनाया होगा। ये कहकर वो अपना रिकॉर्ड चेक करके उनको कुछ डिटेल्स देती है। नाथन को 100% यकीन है कि एलेक नहीं खरीदा होगा, लेकिन ये क्या? इस पर तो एलेक के होने वाले दामाद जिमी का नाम लिखा है, तो क्या जिमी ही खूनी है? मुझे लगता है कि एलेक जिमी को उतना पसंद नहीं करता और उसे डांटता रहता है और उससे बदला लेने के लिए जिमी खून कर रहा है और उसका इल्जाम एलेक पर लगाना चाहता है। लेकिन अगर उसके पास कोई पावर है तो हमें दूर से ही उसे हैंडल करना होगा। इस तरह अपनी थ्योरी बनाकर ऑड्री अपने दोस्त रेबेका से मिलती है। वो उसे एक गन देकर कहती है कि हम एक आदमी से मिलने वाले हैं, अगर तुम्हें लगे कि हमारी जान को खतरा है तो तुम तुरंत उस आदमी पर बेहोशी की दवा शूट कर देना। वो तो मैं शूट कर दूंगी मेरी जान, ये तो मेरा फेवरेट टाइम पास है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी जान को खतरा है या नहीं? अब ऑड्री कहती है कि अगर बात करते करते हम जमीन पर गिर गए या हमारे हाथ पैर अपने आप टूटने लगे तो समझ जाना और तुरंत उसे शूट कर देना, समझी? इस तरह उसे समझा बुझाकर दोनों जिमी से मिलने जाते हैं। पूछताछ के दौरान वहाँ जो भी होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बात करते करते जिमी को अजीब फीलिंग्स होती है। वो टेंशन में अपना हाथ मुंह पर रखता है और जब हाथ निकालता है तो उसका मुंह गायब। ऐसा लगता है मानो उसका मुंह मिट गया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भी गायब हो जाती है और वो ना तो बात कर पाता है और ना ही देख पाता है। उसे बहुत दर्द होता है। नाथन और ऑड्री एकदम शॉक हो जाते हैं, लेकिन वे रियलाइज करते हैं कि जिमी खूनी नहीं, कोई और ही है जो जिमी को भी मार डालना चाहता है। अब घर पर ही जिमी की ट्रीटमेंट चल रही होती है। वे उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, अगर ले भी गए तो डॉक्टर को क्या बताएंगे कि इसका मुंह और आंख सब मिट गए हैं, इसलिए वे घर पर ही मैनेज करते हैं। नाथन और ऑड्री शॉक में होते हैं कि अगर विकी, एलेक, जिमी इनमें से कोई भी कातिल नहीं है तो आखिर कौन है कातिल? इनके कंफ्यूजन के बीच रेबेका नाथन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम ये केस जल्द ही सॉल्व कर दोगे। और तब पता चलता है कि रेबेका नाथन से प्यार करती है, लेकिन ये एक तरफा प्यार है। नाथन उस पर गुस्सा होता है कि इस टाउन में अजीब तरीके से खून हो रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, अभी के अभी चली जाओ, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। ओ सुन, गोली चलाने के लिए तुमने बुलाया था, अब तुम्हारा काम हो गया तो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते? वाह, मैं जा रही हूँ, आगे से कभी बुलाना मत, समझे? इस तरह नाथन से नाराज होकर वो चली जाती है और तब ऑड्री इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट क्लू ढूंढ कर लेके आती है। वो नाथन को बताती है कि टेंशन में दिमाग काम नहीं करता, शांत होकर सोचेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल ऑड्री ने पता लगा है कि विकी एक आर्ट टीचर है। ये जानकर बैकग्राउंड म्यूजिक ऊंचा बजने लगता है और नाथन का चेहरा भी खिल जाता है। अगले सीन में दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ विकी आर्ट सिखाती है। इन्हें देखते ही वो घबराकर पूछती है, क्या आप मेरे पापा के बारे में पूछने आए हैं? पापा के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में पूछने आए हैं। और तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? वो नर्वस होकर कहती है कि मैं 2 दिन से पापा को कॉल नहीं कर पाई, इसीलिए बहुत परेशान हूँ। अब उसका कंफ्यूज जवाब सुनकर दोनों उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं और वो गुस्सा होने लगती है कि मैं स्टेशन नहीं चलूंगी, मुझे बहुत काम है। ऑड्री उसको समझाती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर विकी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है। बिना एविडेंस या वारंट के विकी को स्टेशन नहीं ले जा सकते, लेकिन विकी के घर पर हमें कोई एविडेंस मिल सकता है। ये सोचकर दोनों उसके घर पर जाते हैं। फ्रंट डोर लॉक्ड होता है, इसलिए वे बैक डोर पर जाकर देखते हैं। वहाँ का ताला पहले से ही टूटा हुआ है, लगता है कोई अंदर घुसा है। दोनों धीरे से अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक गैरेज जैसी जगह होती है जो पेपर्स स्केचेस से भरी पड़ी है। कुछ स्केचेस नीचे पड़े होते हैं और कुछ दीवार पर चिपकाए गए हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं तो जमीन पर पड़े हुए एक स्केच पर उसका पैर पड़ जाता है और तब अचानक वहाँ पर रखा हुआ एक फ्लावर वेस फटकर बिखर जाता है। ऑड्री के हाथ और पैर कांपने लगते हैं। उस जगह को देखकर दोनों रियलाइज करते हैं कि कोई बैक डोर को ताला तोड़कर अंदर आया और जल्दी जल्दी कुछ चीजें लेकर चला गया, शायद कोई चोर था। इनकी बातचीत के बीच ऑड्री दीवार पर चिपके हुए स्केचेस को देखती है। अरे नाथन, ये तो तुम्हारा स्केच है, ये कहकर वो स्केच पर थपथपाती है। अगले सेकेंड नाथन दूर जाकर गिरता है। दोस्तों, आप समझ गए ना कि ये क्या हो रहा है?
वो दोनों भी समझ जाते हैं और एकदम चौंक जाते हैं। मतलब जिनके स्केचेस बनाए जाते हैं उनके साथ वही होता है जो उनके पेपर स्केच के साथ किया जाता है। ऑड्री एक्सप्लेन करती है कि वॉलेस का स्केच बनाकर उस पेपर को मेजर करके फोल्ड किया गया, इसलिए उसके हाथ पैर टूट गए और वो भी 90 डिग्री एंगल्स पर। जोई का स्केच बनाकर उसे कट किया गया था, इसलिए उसका शरीर भी ब्रेड स्लाइस की तरह कट किया। और फिर जिमी के स्केच पर उसका मुंह और आंखें मिटा दी गई, तभी उसका मुंह और आंखें गायब हो गई। ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि बेजान चीजों के साथ भी किया जा सकता है। ऑड्री ये सब बता ही रही होती है कि नाथन अपने पैर के नीचे से एक स्केच निकालता है। ये उसी फ्लावर वेस का स्केच है जो पहले टूटकर बिखर गया था। लेकिन विकी इस तरह का जादू टोने वाला काम क्यों कर रही है? वो अपनी स्केचिंग स्किल्स को इस तरह क्यों यूज कर रही है? तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वॉलेस, जिसके हाथ पैर टूट गए थे, वो होश में आ गया है। दोनों उससे पूछते हैं कि सच बताओ, तुम्हारे और विकी के बीच क्या प्रॉब्लम है? सच बताओ, वरना हम तुम्हारा सारा फ्रॉड बिजनेस बंद करवा देंगे और तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। वो एकदम चौंक कर पूछता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो? वो एक मामूली वेट्रेस है, मेरी उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दरअसल मुझे याच के ओनर रिचार्ड पर शक है और तभी एक जबरदस्त खुलासा होता है। दरअसल रिचार्ड अपनी याच में इलीगल ड्रग्स वगैरह स्मगल करता है और गैम्बलिंग भी चलाता है। वॉलेस उसके जाल में फंस चुका था और उसे रिचार्ड को लगभग $3 मिलियन देने थे, पर मेरे पास उतनी बड़ी रकम नहीं है, इसलिए शायद रिचार्ड ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। वे पूछते हैं कि रिचार्ड ने जोई को क्यों मारा। तब वॉलेस बताता है कि रिचार्ड इस टाउन के रियल एस्टेट बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है, शायद इसलिए उसने जोई को मार डाला। तो क्या रिचार्ड ही खूनी है? अपने अंदर के जासूस को जगाइए और कमेंट्स में बताइए। यहाँ कहानी में नाथन और ऑड्री को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विकी को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों उससे मिलने जाते हैं। पहले तो वो एकदम इनोसेंट वाली एक्टिंग करती है, लेकिन वे पूछते हैं कि तुमने अपने मंगेतर का स्केच क्यों बनाया? ये सुनकर वो रोने लगती है और पूछती है कि जिमी को क्या हुआ। और तब असली बात सामने आती है। एक दिन याच में काम करते हुए विकी एक एनिमल का स्केच बनाती है और रिचर्ड को दिखाती है। वो डांटता है कि काम के वक्त स्केच क्यों बना रही हो? ये कहकर वो स्केच को मसलकर फेंक देता है। पर वो एनिमल जिसका स्केच विकी ने बनाया था वो भी बिल्कुल उसी पेपर की तरह सिकुड़कर पड़ा होता है। रिचर्ड इस बात को नोटिस कर लेता है। विकी एकदम शॉक होती है क्योंकि वो खुद नहीं जानती उसके पास ऐसी कोई शक्ति कैसे आई। वो घबराकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद रिचर्ड विकी को धमकाने लगता है। विकी के पापा को रिचर्ड ने एक बार बड़ी रकम उधार दी थी। वो कहता है कि तुम्हारे पापा वो रकम तो कभी लौटा नहीं सकते। अगर तुम मेरे लिए कुछ स्केचेस बनाकर दोगी तो मैं उनका उधार माफ कर दूंगा, वरना तुम्हारे परिवार का जीना मुश्किल कर दूंगा। पहले विकी को इसकी सीरियसनेस समझ में नहीं आई। रिचर्ड उससे टाउन के बड़े और अमीर आदमियों के स्केचेस बनवाता था। विकी भी कैजुअली स्केच बनाकर देती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि स्केच के जरिए रिचर्ड उन लोगों को चोट पहुंचा रहा है तो वो साफ मना कर देती है। अब रिचर्ड गुस्सा होकर उसके पापा एलेक को किडनैप कर लेता है। इतना ही नहीं, वो विकी के घर का बैकडोर तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर विक्की ने कई स्केचेस बनाकर रखे होते हैं। उनमें से एक खास स्केच भी होता है जिसमें विक्की ने पूरे टाउन को ड्रॉ किया है। बदकिस्मती से वो स्केच भी रिचर्ड के पास है। ये सुनकर तो नाथन और ऑड्री सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि ये सब करके रिचर्ड को क्या मिलेगा। तब वे रियलाइज करते हैं कि अब वो पूरे टाउन पर ही नहीं किसी भी जगह पर कब्जा कर सकता है। दरअसल रिचर्ड ने जोई से कोई बड़ी जगह मांगी थी, लेकिन जब जोई ने इनकार कर दिया तो उसने जोई को मार डाला। अब ऑड्री पूछती है कि तुमने जिमी का स्केच बनाकर उसे क्यों दिया? विकी बताती है कि वो स्केच मैंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन रिचर्ड ने वो स्केच मुझसे चुरा लिया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाहता है कि आज शाम 5 बजे से पहले मैं टाउन के इंपॉर्टेंट प्लेसेस का स्केच बनाकर उसे दे दूं, वरना वो पापा को मार डालेगा। अब नाथन आइडिया देता है कि तुम रिचर्ड का स्केच क्यों नहीं बना लेती, फिर हम स्केच को कुचल देंगे और बात खत्म। तभी विकी एक और शॉकिंग फैक्ट रिवील करती है। शॉक पे शॉक, शॉक पे शॉक। लगता है स्टोरी राइटर को शॉक का ही शॉक है। विकी कहती है कि रिचर्ड इतना बुद्धू नहीं है सर, वो मेरे स्केचेस के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है। दरअसल मैं पहली बार जब किसी चीज या इंसान का स्केच बनाती हूँ उस स्केच में ऐसी पावर होती है, दूसरी बार उसी इंसान का स्केच बनाऊं तो उसमें वैसी पावर नहीं होती। रिचर्ड ये बात जान गया था और उसने अपना स्केच पहले ही बनवा लिया था और अब उसका स्केच उसी के पास है, इसलिए आपका ये आइडिया काम नहीं आएगा। अब हमारे इन्वेस्टिगेटर्स क्या करेंगे? रिचर्ड इस टाउन के साथ कुछ भी कर सकता है। वहाँ उसने टाउन के स्केच को जरा सा हिलाया नहीं, ये टाउन पूरा गायब। इससे पहले कि रिचर्ड ऐसा कुछ करे, इन्हें कुछ भी करके उसको रोकना है। फिर वे एक प्लान बनाते हैं। अगली सीन में इनका दोस्त और रेस्टोरेंट का ओनर ड्यूक रिचर्ड की याद पर जाता है। दरअसल वो रिचर्ड को वाइन सप्लाई करता है और तभी नाथन, ऑड्री और विकी उनकी ओर आते हैं। रिचर्ड उनको देख लेता है। वो एक एल्बम खोलकर एक स्केच निकालता है और उसको छुपा देता है। फिर अपना इनोसेंट फेस लेकर तीनों से मिलता है। जल्द ही उसको पता चल जाता है कि वो पकड़ा गया है और नाथन और ऑड्री को सब कुछ पता चल चुका है। वो झट से स्केच निकालता है। ये इस टाउन का स्केच है। स्केच में एक छोटा घर बना होता है। वो उस घर पर जरा जोर से थपथपाता है तो असल में वो घर फटकर बिखर जाता है। वो इन्हें वार्न करता है कि अगर मेरे पास भी आए तो पूरे टाउन को मिटा दूंगा। सब घबराए हुए होते हैं, लेकिन अचानक रिचर्ड ऐसे नीचे गिर जाता है जैसे किसी ने उसको थप्पड़ मार कर गिरा दिया हो।
सब मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जब यहाँ रिचर्ड इन्हें धमका रहा था तो ड्यूक ने विकी के पापा एलेक को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, रिचर्ड ने जो अपना स्केच छुपा कर रखा था ड्यूक उससे भी चुरा लाया और स्केच को थप्पड़ मार देता है। नीचे गिरने की वजह से रिचर्ड के हाथ से टाउन का स्केच गिर जाता है। अब नाथन उसको उठाकर रखता है। अब रिचर्ड को इतना गुस्सा आता है कि वो उठकर ड्यूक को मारने लगता है और ड्यूक के हाथ से रिचर्ड का स्केच पानी में गिर जाता है। यहाँ रिचर्ड के शरीर में पानी भरने लगता है और वो बेहोश। अब नाथन स्केच को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो पानी में ही बह जाता है। इस तरह कहानी का विलन रिचर्ड मर जाता है और इस तरह नाथन और ऑड्री इस अनोखे केस को सक्सेसफुली सॉल्व कर देते हैं। अब विकी जिमी के स्केच पर फिर से आंखें और मुंह बना देती है और जिमी के वो वाले पार्ट्स वापस आ जाते हैं। विकी ऑड्री को प्रॉमिस करती है कि आइंदा मैं अपनी लाइफ में कभी कोई स्केच नहीं बनाऊंगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि ऑड्री अपने फ्रेंड ड्यूक के साथ बैठकर बातें कर रही है। दूसरी ओर नाथन रेबिका के प्यार को इग्नोर करने के लिए उससे माफी मांगता है और इस तरह ट्विस्ट एंड टर्न से भरी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये आपको मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।